कैसा है जोश, कैसे हैं आप? जी, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा लगा सुनकर के आप। और डेफिनेटली आप सही होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। और ईश्वर आपकी स्वास्थ्य को सही, हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका स्वास्थ्य सही रहे, आपका पढ़ने का जो जज्बा है वो बरकरार रहे, है कि नहीं? तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के साथ में आज के सेशन को। आज के सेशन के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, अभी भी एक बार मैं क्लियर कर देता हूं कि क्या हम यहां करने वाले हैं। एक एक करके सारी बातें सुन लीजिए और फिर हम सेशन को आगे बढ़ाना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहली बात, बेटा बफर में अभी एकदम सारे बच्चे आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा बफर आ रहा होगा, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा, लोड मत लीजिए, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा, है ना? चिंता मत करिए, बफर सब नॉर्मल हो जाएगा। आ रहा होना चाहिए, हाँ, है ना? एक बार के लिए मैं रिफ्रेश कर देता हूं, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, उम्मीद है सब सही दिख रहा होगा। हाँ जी, अब ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। अब ऑल ओके है? थम्स अप कर दीजिए। तो मैं ये बोल रहा हूं, आपके आज के जो कार्यक्रम है उन्हें बस थोड़ा सा याद कर लें। पहला कार्यक्रम आपको ये याद रखना है कि अब ये 12 बजे आपको क्लास रोजाना मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि ये 15 दिन लगातार क्लास रहे। 12 दिन मतलब 12 बजे लगातार क्लास रहने का अर्थ है कि आपको ये क्लासेस शनिवार रविवार सब दिन मिलकर के खत्म हो जाए एक ही बार में, ताकि फिर दिक्कत ना हो, है ना? और दूसरा, ऐसे ही दोपहर 2 बजे की जो क्लास है हमारी, वो भी आपको कंटिन्यूअस 15 दिन दे दी जाए, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जिसमें हम करंट अफेयर आप लोगों के लिए कराने वाले हैं, ठीक है ना? तो दोपहर 2 बजे क्लास कहां होगी, तो मैं आपको अभी बता दूं कि जो अपना वाईफाई स्टडी चैनल है, उस वाईफाई स्टडी चैनल पर दोपहर 2 बजे आप लोगों के लिए क्लास रखी गई है यूट्यूब पर। दोनों के अंदर ही आपको कंटेंट प्राप्त हो जाएगा। तो वाईफाई स्टडी पर जो क्लास है वो करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें आज हम डिफेंस की चर्चा करने वाले हैं और दूसरा डीआरडीओ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जो अभी वाली क्लास जिसमें आप बैठ के पढ़ रहे हैं, ये स्टैटिक जीके की श्रृंखला है। स्टैटिक जीके की ये वाली श्रृंखला आप लोगों के लिए ना केवल रेलवे, बल्कि अगर आप स्टेनो का एग्जाम भी दे रहे हैं या फिर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप लिख रहे हो, उन सब में भी काम आएगी। बहुत ही अच्छे से हमने इसे प्लान किया है। आज हमारा जो आपके सामने टाइटल है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सोलर सिस्टम। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, सोलर सिस्टम की हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों के साथ में सेशन के अंदर अपलोड कर दी जाए फाइल, और ये देखिए आपके सामने फाइल आ चुकी है। चलिए, तो हम एक एक करके सारे प्रश्नों को आपसे डिस्कस करेंगे। तरीका होगा, पहले आप अपना आंसर हमें बताएंगे पोल के माध्यम से, और अगर आपको मतलब आंसर नहीं पता है तो फिर हम तो समझा ही देंगे, है ना? चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। प्लूटो को बौने ग्रह की सूची में डालने के पश्चात ग्रहों की संख्या कुल कितनी हो गई है? सोलर सिस्टम से डेफिनेटली प्रश्न आता है ना? तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर, हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, हाँ भाई, नेवर एवर बैक डाउन करके जो विद्यार्थी हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया बेटा, वही सब बातें बोल दी हैं। आप सुनिए ध्यान से। हाँ भाई, जल्दी से आप पोल में पार्टिसिपेट करिए। और एक नेचर अभी हम ये डेवलप करेंगे, आप सभी को डेवलप कर लेनी चाहिए। हम भले ही आपसे ये कहें कि जल्दी से आंसर करिए, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप रैंकिंग पर मत जाइएगा कि रैंक कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। छोटा सा निवेदन है, इसे आप स्वीकार कर लें। पहली बड़ी बात है, पेपर में इस आधार पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है कि किसने कितना जल्दी आंसर दिया। इस आधार पर जरूर होगा किसने कितने सही आंसर दिए। आराम से समय लीजिए, और अगर आपको लगता है कि चैट आपको परेशानी कर रही है तो हम चैट भी ऑफ कर देंगे, है ना? तो थोड़ा सा निवेदन स्वीकार कर लें। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए ये बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। 8 है मेरे प्यारे साथियों। वर्तमान में हमारे सोलर मंडल में 8 ग्रह हैं, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है ना? बौने ग्रह जो हैं, ड्वार्फ प्लैनेट, इनकी कोई संख्या नहीं है, ये अज्ञात है। और इनका निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके लिए हम आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता देते हैं। बेसिक पॉइंट नंबर 1, कि कोई ग्रह डार्फ ग्रह है या नहीं, या कोई ग्रह ग्रह भी है या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है, क्या वो गोल है, पहली बात, क्या उसके आसपास कोई और ग्रह तो उपस्थित नहीं है, या फिर तीसरी बात, उसके अपने खुद के कोई चक्कर लगाने वाला है अथवा नहीं है। तो प्लूटो जो है वो ना तो गोल है। दूसरी बड़ी बात, प्लूटो के पास में ही मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे असंख्य अन्य छोटे छोटे ग्रह भी उपस्थित हैं। इस कारण से हम इसको ये मान करके
चलते हैं। डन है बेटा। तो प्लूटो के बारे में हमने आप लोगों को ये बात बता दी। एक बार के लिए कमेंट ऑफ करने की बातें आ रही हैं, तो एक बार चैट में मुझे बता दीजिएगा। हाँ भाई, क्या मैं आप लोगों का कमेंट ऑफ कर दूं? एक बार पोल में पार्टिसिपेट कर दीजिए जल्दी से, ताकि आपकी जो पता है वो रणनीति पता चल जाए। चिंता ना करें। हाँ जी, 94% बच्चों ने कहा है कि चैट ऑफ कर दीजिए। मैं लास्ट में चैट खोल दूंगा और हम वहां पर मेरे प्यारे साथियों आप लोगों से जो भी दिक्कतें आई होंगी उनका हम डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि इससे आप प्रॉपर असेसमेंट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लूटो एक ग्रह नहीं है जिसे कब से बौना ग्रह माना गया है। मेरे प्यारे साथियों, प्लूटो पहले तक बौना ग्रह था, ये तो सबको पता है। मतलब पहले तक एक ग्रह था, मतलब आपके सामने, और ये ग्रह मंडल के अंदर काउंट भी किया जाता था, लेकिन अब इसे डार्क प्लेनेट माना जाता है। कौन सी तारीख से इसे ड्वार्फ प्लेनेट माना जाता है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट कब से माना जाता है? हालांकि इसकी तिथि भी होती है, लेकिन वो याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं। मेरे प्यारे साथियों, 24 अगस्त तो है तिथि, और साल था 2006 का। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, उसने इसे ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया कि जाओ बेटा, तुम अब ग्रह नहीं बचे। ठीक है, तो प्लूटो जो है अच्छा हुआ, नहीं तो आपकी ग्रह दशाओं में प्लूटो का प्रभाव भी पढ़ना पड़ता। शनि का पढ़ते हैं, बृहस्पति का पढ़ते हैं, हमारा शनि खराब चल रहा है, किसी का गुरु खराब चल रहा है। अब वो सब मामला नहीं है, बच गए बेटा। चलिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? आसानी से पढ़िए, पहले जल्दबाजी नहीं करनी है। बताइए सर, क्या परिस्थितियां बनती हैं जब पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है? ग्रहण का मतलब समझते हैं ना, सोलर एक्लिप्स की बात की जा रही है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, उम्मीद है आपने पढ़ लिए होंगे। लीजिए, हमने ऑप्शन भी क्रिएट कर दिया है। बताइए साथियों, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? आंसर आपको देखना है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, सूर्य ग्रहण का मतलब होता है हमें सूर्य ना दिखाई दे। हम पृथ्वी पर बैठे हैं और हमें सूर्य ना दिखाई दे। भैया, हम तो ग्रहण सूर्य पर अपना हाथ आगे करके भी लगा देते हैं। अगर हम अपना हाथ यूं लगा दें तो हम आधा सूरज ही देख पाते हैं। कई बार तो हम सूरज को बिल्कुल बिंदी जितना भी देख लेते हैं। अरे ये तो हमारी कलाकारी है कि हम सूरज कितना देखें। तो कहने का अर्थ ये है कि सूरज पर ग्रहण लगाना हो तो हम हाथ लगा के लगा देते। कई तो भैया ऐसे ऐसे कार्टून हैं जो सूरज को हाथ में यूं अधर पकड़ लेते हैं भाई साहब। कई तो यूं गोला बना के फोटो खिंचा लेते हैं। अर्थात सूरज के आगे जो भी बाधा आएगी वो ग्रहण कहलाएगी। और इसी ग्रहण के कारण से मेरे प्यारे साथियों, अगर पृथ्वी के सामने चंद्रमा आ जाए तो भैया वो पृथ्वी के अपने भाई साहब हैं, मामा जी हैं हमारे, तो वो सामने अगर आ गए कि जा बहन, अब मैं तेरे ऊपर सूरज की कुदृष्टि नहीं आने दूंगा, तो ऐसी स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो चंद्रमा जो है वो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, मामा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है आ जाए, तो ये परिस्थिति क्या कहलाती है? सोलर एक्लिप्स की परिस्थिति कहलाती है। उम्मीद है सभी साथियों को ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? अब अच्छा, अब हमारे सामने सवाल पूछा गया, बोले बेटा तुम कितने ही बड़े हो लेना, मतलब कहने का अर्थ यह है कितने भी ताकतवर हो जाना, लेकिन सूरज को तुम बेटा अपने हाथ से नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि प्रकाश जो है उसे कहते हैं ना सत्य, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तुम बेटा कितने भी सूरज के आगे आके खड़े हो जाना, पूरा पूरा सूरज ढक लेना, पूरा सूरज काला बना देना, लेकिन उसके बाद भी सूरज की रोशनी बाहर आके रहेगी, क्योंकि सत्य है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे भाई, वो जो प्रकाश की किरणें बाहर दिखाई देती हैं वो कोरोना कहलाता है। लेकिन जो वर्तमान में जिस कोविड-19 से आप पीड़ित हैं, वो कोरोना और ये कोरोना अलग अलग है। तो जो सूर्य के चारों तरफ आभा मंडल दिखाई देता है, जिसे आप सामान्यतया भगवानों के पीछे भी चमकता हुआ देखते हैं, वही मेरा प्यारे साथियों क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। क्लियर है? उम्मीद है किसी विद्यार्थी को इस बात में किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी, वह समय जब सूर्य भूमध्य सागर के सबसे निकट होता है और परिणाम स्वरूप दिन और रात्रि की अवधि लगभग समान होती है। अच्छा, ये भूमध्य सागर है नहीं बेसिकली, है ना, मतलब आप कह सकते हैं, तो उसे कहते क्या है? हालांकि भूमध्य सागर को हम इक्वेटर से रिलेट करके रखें तो ज्यादा बेहतर है, भूमध्य सागर ना होकर के। हाँ भाई, ये थोड़ा सा हैंग हुआ है सिस्टम, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी कर रहे हैं, 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट, चिंता मत करिए, अभी 1 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। हमें भी दिखने लग रहा है, एक मैसेज हमारी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट हुआ था, इस कारण से
दिक्कत हुई और ये देखिए हमने इसका भी इलाज कर दिया है। ठीक है, चलिए। तो भाई ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? पोल एक्टिवेट किए नहीं है तो क्या बताओगे कैसे? तो भैया ये भूमध्य सागर से ज्यादा इक्वेटर की बात की जा रही है ना? तो इक्वेटर के आसपास जब दिन बराबर रहता है तो इस परिस्थिति को इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, इक्विनॉक्स किस परिस्थिति को कहा गया? सूर्य और दिन। अच्छा, अब यहां पर हमको एक बात और याद रखनी है, और क्या याद रखनी है कि इक्वेटर पर सूरज कब गुजरता है। इक्वेटोरियल वो नहीं कहा जा रहा है, मेडिटेरेनियन सी के बारे में नहीं कहा जा रहा है। ये इस चीज को आप थोड़ा सा गलत तरह से मतलब समझ जाना, ये हमारे कलाकारों के कारण से कुछ गलती हुई होगी। आप भूमध्य रेखा समझिएगा बेटा, ये भूमध्य सागर और रेखा में कंफ्यूज हो गए, थोड़े ज्यादा माहौल में चले गए। ठीक है बेटा, तो भूमध्य रेखा पर सूरज कब कब होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इज मेरे प्यारे साथियों 20 मार्च को सूरज यहीं पर होता है। पहली दिन तो ये 20 मार्च के दिन यहां होता है, और दूसरा 22 सितंबर को ये यहां होता है। ठीक है ना, तो ये आप लोग इस चीज को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाँ भाई, सूरज इतना गर्मी में काहे रहता है भाई, इतना फुनफुनाया रहता है पूरे के टाइम, ऐसा क्या कारण है? वहां पर कौन सी रिएक्शन ऐसी हो रही होती है जिसके कारण सूरज गर्मी फेंक रहा होता है? क्या है वो प्रक्रिया, बताइए जल्दी से भाई। हाँ जी, कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण सूरज इतने गर्म रहते हैं भाई कि हर किसी तक गर्मी पहुंचा देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही मेरे प्यारे साथियों, यहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। संलयन का मतलब क्या होता है? दो एटम आपस में आकर के जुड़ते हैं। कौन से? मान लीजिए हाइड्रोजन है और उसके साथ ड्यूटेरियम जुड़ गया, तो यहां ट्रिटियम का निर्माण होता है, और साथ में मेरे प्यारे साथियों ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है। दो नाभिकों के आपस में मिलने से जब ऊर्जा बाहर निकले तो नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है, और किसी नाभिक के टूटने से ऊर्जा बाहर निकले तो नाभिकीय विखंडन कहलाती है। अर्थात जैसे मान लीजिएगा यूरेनियम है, उसको तोड़ दिए बेरियम और क्रिप्टॉन में, तो वो नाभिकीय विखंडन कहलाती है। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टैटिक्स है सूरज से संबंधित। इन फैक्ट्स के बाहर कुछ मत पढ़ना, ये सारा कंटेंट आपको इस क्लास के बाद इसी के नीचे डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़े हैं, वहां से मैं डाल ही दूंगा, वहां पर मिल जाएगा। तो लोड मत लीजिएगा, पढ़ते रहिए, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, चेक करते रहिए। एक वर्ष में बड़ा दिन और रात कब कब होती है भाई? हम जिसको कहते हैं सोलिस्टिटाइस, ये कब कब आता है? एक वर्ष के अंदर कौन कौन से दिन आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, ये चीज जरूर हम यहां पर बताएंगे आपको कि एक हिंट आपको यहां प्राप्त हो जाना चाहिए, और वो क्या है कि इस दिन भारत में अंतरराष्ट्रीय, भारत में नहीं पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अगर किसी को वो ऑप्शन हिट कर गया तो आंसर जो है वो याद अपने आप हो जाएगा, सही जवाब अपने आप आ जाएगा। तो बताइए, बिल्कुल सही जवाब दे दिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कम ही बालक बालिका दिए। मेरे प्यारे साथियों, ये होता है 21 जून वाले दिन। ठीक है ना, तो 21 जून वाले दिन गर्मियों के अंदर सोलिसिटाइस होता है। देखिए दो शब्द होते हैं, समर सोलिसिटाइस, विंटर सोलिसिटाइस। समर बोले तो गर्मी में, विंटर बोले तो सर्दी में। सर्दी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल लेता है सूरज, बहुत नटखट है। और दूसरा बराबरी का जो मामला है वो इक्वेटर पर आने पर होता है। मेरे प्यारे साथियों, आप ही ने कहा था कि सर हमारी क्लास का टाइमिंग इस प्रकार से करिएगा कि हम लोग 12 बजे क्लास पढ़ने आए, और देखिए कल आपने जो रिक्वेस्ट की थी वो हमने आज सेट भी कर दी है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए मेरे प्यारे साथियों, पूछा जा रहा है पृथ्वी एवं सूर्य के दौरान सर्वाधिक दूरी कब होती है? ये शब्द है ना, इसके अंदर पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा दूरी सूर्य के मध्य में कब होती है। देखो बेटा, ये सूर्य है, हमको लगता है कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी जो है वो बिल्कुल ऐसे परिक्रमा लगाती है, यो गोलम गोल घूमती है। भैया कतई नहीं घूमती है, गलत फहमी है, ऐसे नहीं घूमती है। तो बोले गुरुजी कैसे घूमती है? ये सूर्य है, ये भाई इस प्रकार से घूमती है दीर्घ वृत्ताकार पथ में। बोले मतलब, हमने कहा सूरज एक कोने में पड़ा रहता है, एक बार ये सूरज के नजदीक होती है तो एक बार सूरज से बहुत दूर होती है। कहने का अर्थ ये है कि यहां पर डिस्टेंसेस होती हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो बोले अच्छा, तो फिर बोले सर ये क्या है? हमने कहा एक बार नजदीक है, एक बार दूर है। जब दूर होता है तो अपसौर कहलाता है। क्या कहलाता है? अपसौर। और एक बार जब नजदीक होता है तो उपसौर कहलाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है? भाई इसका मतलब यह है कि अगर ऐसे घूमा घूमी चल रही है, 365 दिन के अंदर घूम जाती है, तो फिर सबसे नजदीक कब होती है? जल्दी से बताइएगा।
है ना भाई? नजदीक भी होती होगी और दूर भी होती होगी। आप में से कई तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कई सर्दी के हिसाब से हिसाब लगाने लगेंगे कि सर सर्दियां जब पड़ेंगी तब तो नजदीक हो ही नहीं सकती। अरे आपके यहाँ सर्दी पड़ रही है, लेकिन पृथ्वी तो भैया घूमने में है ना। कहीं तो बहुत गर्मी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाएगी मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चीज समझ लेकर चलिएगा। जब आपसे पूछा जाए कि सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है, तो ये जुलाई जो जनवरी का महीना होता है, ठीक है ना। और ये कौन सा महीना होता है? जनवरी का। तारीख होती है 3 जनवरी। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे दूर कब होती है, तो वो 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होती है। हम अपने ऊपर लेके मत देखिए, सूरज से सबसे ज्यादा दूर कब है, तो 4 जुलाई को है। और सबसे नजदीक कम है तो 3 जनवरी को है। लोड मत लीजिए, याद करके चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह का पता लगाएं। जोवियन ग्रह इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ भाई, आपसे पूछा गया है जोवियन ग्रह की परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा लगाएं बता रहे हैं कि बताएं कौन सा, पता लगाएं। हाँ जी। अब आप पूछेंगे सर हमें तो ये पता ही नहीं है कि जोवियन ग्रह कहते किसको हैं। चलिए हिंट दे देते हैं। जो आउटर ग्रह हैं इन्हें हम जोवियन ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, जब पृथ्वी से बाहर की तरफ जो ग्रह स्थित हैं, सर्कल में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए, वो बाहरी ग्रह हो गए। सामान्यतया इतनी दूर है कि गर्मी पहुंच नहीं पा रही है, तो इनके यहां पर गैस बहुत होती है। आप वाली गैस नहीं, हीलियम जैसी गैस बहुत होती है, ठीक है ना। तो ये सारे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है, ये सारे के सारे कौन से ग्रह हैं? जोवियन ग्रह हैं। हाँ जी। कौन सा ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहलाता है? अब ये सवाल भी सही है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट का मतलब क्या निकाला जाए? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, आंतरिक ग्रह की बात की जा रही है। यानी कि इन ऑप्शंस में अंदर की तरफ, अंदर की तरफ बोले तो सूरज की तरफ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है। तो ये सूर्य है, इसके चारों तरफ परिक्रमा लगाई जा रही है। तो परिक्रमा में अगर हम अंदर की तरफ बात करें तो अंदर वाले हो गए, बाहर की तरफ बात करें तो बाहर वाले हो गए। तो अंदर वालों की बात की जा रही है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिएगा भाई। बिल्कुल सही आंसर है, द सैटर्न जो है वो अंदर की तरफ है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है वो पृथ्वी की तुलना में अंदर की तरफ है। यही आपसे पूछा गया है। सूर्य के सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हाँ भाई, हालांकि होने को तो हमें सारे ग्रह ही याद होने चाहिए, तो सर घुमा घुमा के काहे पूछ रहे हो? अरे भैया, हम घुमा घुमा के इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका कंफ्यूजन दूर होता रहे और हमारे सवाल चलते रहे। सारा की सारा बढ़िया से होता जाएगा ना भाई। हाँ जी, बताएं। हाँ, हम यहाँ पर एक एक करके थोड़ी थोड़ी जानकारी भी देते चले जाएंगे। हाँ भैया, पढ़ने लिखने वाले जो बालक होते हैं वो इसी के कारण परेशान रहते हैं। तो हम बता दें मेरे प्यारे साथियों, ये बुध ग्रह है ना। और इसके बारे में कहते हैं कि इस बेचारे के पास इसके चक्कर लगाने वाला कोई भी नहीं है। और मजेदार बात बताएं कि धरती पे से नासा की तरफ से इसके पास में 2 उपग्रह भी भेजे गए हैं। सोचो, पृथ्वी से हम लोग मार्स तक नहीं गए हैं, नासा वाले सूरज के नजदीक, इवन सूरज से इससे भी आगे जा चुके हैं मेरे भाई। तो मैरियन 10 और मैसेंजर, मैसेंजर के बारे में मैंने हाल ही में करंट में भी पढ़ाया था, याद कर लीजिएगा। मैरियन 10 और मैसेंजर हमारे 2 उपग्रह हैं जो इसे क्रॉस कर गए हैं। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये दिखाई भी देता है, अगर आप शाम को देखें, जब गोधूली बेला होती है, गोधूली बेला कहते हैं जब मतलब सुबह शाम आपस में मिल रही होती हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी। सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का परिक्रमण काल सबसे छोटा होता है? सौर मंडल में निम्नलिखित में से किसका परिभ्रमण काल सबसे छोटा होता है, यानी कि फटाक से जाकर के चक्कर लगा देता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये हम पोल तो ऑफ करे ही नहीं, ये लीजिए, बताइए जल्दी से जाकर के सूरज का चक्कर चक्कर जो लगा दे वो बताइए कौन है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। ये सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे नजदीक है, 88 दिन में घूम करके चक्कर लगा लेता है। डन है। हाँ भाई, सूर्य मुख्य रूप से किस चीज से बना हुआ है? आपसे पूछा जाए कि भाई सूरज भी तो बना होगा ना किसी चीज से, तो ये किससे बना हुआ है? अब आर कॉमन सेंस है गुरु। इतनी गर्मी कि अगर बाहर आदमी बैठ जाए वो पिघल जाए, तो सोचो इतने करोड़ों किलोमीटर दूर सूरज खुद की हालत क्या होती होगी। तो कोई दिमागधारी ही होगा जो ये सोचता होगा कि यहाँ पर चट्टाने होंगी, यहाँ पर लावा होगा। भैया, फुल गैस का गोला है सूरज, फुल गैस का गोला है, तभी तो इतना ज्यादा टेम्परेचर है गुरु। हीलियम गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन से बना है, बताए थे ना आप लोगों को। 99% पदार्थ ऐसे हैं मेरे प्यारे साथियों। डन। हाँ भाई, एस्टेरॉइड सर्कल कहाँ है? हाँ जी, ये सवाल बहुत सही पूछा गया है।
एस्टेरॉइड सर्कल कहां पर है, क्षुद्र ग्रह रेखा कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसके बारे में भी हम आपको एक बात बताएं। असल में क्या होता है, हम आपके सामने ना, आप इस सवाल को सॉल्व करिए, हम इतने थोड़ा सा बफर आएगा, आपको सोलर सिस्टम वाली एक इमेज अपलोड कर देते हैं। थोड़ा सा बफर आएगा, उसके लिए माफी चाहेंगे। जैसे ही हम दूसरी साइड पे जाएंगे बफर आएगा। हाँ जी, आवाज आती रहेगी तो हम बतियाते रहेंगे आपसे, लोड मत लीजिए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे फायदा होगा कि आप लोग इमेज के माध्यम से जो भी हम बातें कर रहे हैं उन्हें आप समझ पाएंगे। ठीक है, एक सेकंड में बस अपलोड कर दे रहे हैं। और हम प्रकट हो चुके हैं। ठीक है, ये लीजिए, और हम आपके सामने ये एक फोटो भी अपलोड कर दिए हैं ताकि आपको ये समझा सकें। देखो बेटा, हमको देखो, हम पहले ही अंतरिक्ष में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हमको इज्जत मिलनी चाहिए, हम अंतरिक्ष में बैठे हुए हैं। देखो बेटा, समझो ध्यान से, ये जो है सूर्य है, सूर्य के नजदीक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और ये रहा एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, और इसके जस्ट बाहर ये जो प्लूटो है, ये 8 ग्रह हो गए। इस 8 ग्रह के बाहर में ये वाला जो है, ये है कूपर बेल्ट। तो कूपर बेल्ट अलग चीज है, एस्टेरॉइड बेल्ट अलग चीज है। चंद्रमा पर धब्बे क्यों पड़े, तो कहते हैं कि चंद्रमा पर दाग पड़ने का जो कारण है वो यही है कि ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट हैं, इनको ये मार्स जो है, मतलब सूरज पर मंगल भारी, तो भैया ये जो मार्स है ये अपनी तरफ इन्हें आकर्षित करता है, और आकर्षित करके और खुद छुप जाता है, और ये भैया सीधे सीधे एस्टेरॉइड नीचे निकल पड़ते हैं सूरज की तरफ यात्रा पर। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले चंद्रमा से मुलाकात हो जाती है, और जा जाके इस पे गिर पड़ते हैं, और जब ये गिरते हैं तो इसके चेहरे पर दाग लग जाते हैं, जिन्हें आप चंद्रमा पर दाग कहते हैं। असल में वो चंद्रमा पर दाग नहीं, चंद्रमा पर कुटम पिटाई मचाए हुए एस्टेरॉइड के नक्शे हैं। एस्टेरॉइड आए थे, बेचारे को धूम बना के चले गए हैं। ठीक है, तो एस्टेरॉइड बेल्ट पूछा जा रहा है किस किस के बीच में है, तो आंसर क्या है, मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये आपके सामने सवाल पूछा गया था, मार्स और जुपिटर के बीच में क्या स्थित है, तो एस्टेरॉइड बेल्ट स्थित है। निम्नलिखित ग्रहों में से किस तारे को ट्विंकल ट्विंकल या ट्विलाइट स्टार कहा जाता है? हाँ भाई, बताइए मेरे प्यारे साथियों, सांझ का तारा, अपन देसी भाषा में बोले तो सांझ का तारा किसे कहते हैं? हाँ भाई, जल्दी से बताइए, सांझ का तारा किसे कहते हैं? भैया मन तो हमारा भी बहुत कर रहा है कि चैट ओपन कर लें, क्योंकि हम बतिया नहीं पा रहे हैं, दीवारों से बतिया रहे हैं, समझे। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि गुरु हम चैट ओपन करेंगे, आप में से कई बुद्धिजीवी होंगे जो चैट में ही आंसर दे देंगे। अगर ये प्रॉमिस करो कि हम चैट में आंसर नहीं दे तो हम चैट खोल लें। हाँ भाई, पोल करा के प्रॉमिस ले लें आपसे कि हाँ भाई चैट ओपन कर दें, क्या कर दें तो ट्रू कर दो, चैट ओपन कर दे तो ट्रू कर दो गुरु। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की तरफ, धूमकेतु ज्यादातर किस चीज से बना होता है? 58% ही है इस पक्ष में, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए। धूमकेतु ज्यादातर किस चीज से बने होते हैं? जो कॉमेट्स होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? अब बोले सर कॉमेट्स की क्या कहानी है? हमने कहा भाई कॉमेट्स की कहानी क्या है वो हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको यह समझाना जरूरी है कि जो फिल्मों में शाहरुख खान वाला दृश्य देख करके, वो पुच्छल तारा, पूंछ वाला तारा देख करके राजी होते थे ना, वो असल में और कुछ नहीं, वो कॉमेट्स ही होते थे। बस इनकी दिक्कत ये है कि जब सूर्य के समीप ये पहुंचते थे तो वहां पर सूरज के प्रकाश में ये चमकने लगते थे, और हमें लगता था कि देखिए सूरज का तारा चमक रहा है। डन है? तो भैया ये बात ऐसी है कि लोड मत लें, और ये समझ करके चलें कि कॉमेट्स और कुछ नहीं, जिन्हें आप टूटता हुआ तारा कह रहे हैं, वो जल गए। किसके पास पहुंच करके जल गए? सूरज के पास पहुंच करके जल गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा। बाकी हम सभी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, उल्टा घूमता है भाई साहब। जल्दी बताइए कौन सा ग्रह है जो उल्टा चक्कर लगाता है? हाँ जी, बताएं जल्दी से। यही कारण है कि हमको ये पृथ्वी पर सूर्य पूर्व में उगता हुआ दिखाई देता है, परंतु शुक्र और ये जो है ये पश्चिम की ओर से हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है। चलिए, सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस किस ग्रह में कोई भी उपग्रह नहीं है? यानी कि बेचारे अकेले ही हैं, इनके कोई चक्कर नहीं लगा रहा है। मजा आता है ना भाई जब किसी के कोई चक्कर लगाने वाला हो, है ना भाई?
तो भाई ऐसी स्थिति में हम मतलब किसी और से ये बात नहीं पूछेंगे। कई लोग तो कहेंगे गुरुजी हम तो थक गए हैं, लोग इतना चक्कर लगाते हैं हमारे। हाँ, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से इसके कोई चक्कर ना लगाता हो वो क्या है। देखिए चैट का अगर जिनको परेशानी हो रही है वो चैट वाले व्यक्ति खुद की भी बंद कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करिए, हमारी फोटो को टच करिए, हम साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, आपको चैट दिखाई नहीं देगा। आपके पास भी ये ऑप्शन होता है, आप चाहें तो सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सौर मंडल में सबसे बड़े ज्वालामुखी को ओलंपस मॉन्स कहा जाता है। सौर मंडल में सोचो, आपको लगता है कि ज्वालामुखी हमारे यहाँ ही फटते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया में ज्वालामुखी जो है, जितने भी ग्रह हैं उन पे भी हैं। उन ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम ओलंपस है, ये कहां पर पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, ये जो है मेरे प्यारे साथियों, ये मिलता है आपको लाल ग्रह यानी कि मंगल पर मिलता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ओबेरॉन और टाइटेनिया चंद्रमा यानी कि सैटेलाइट किस ग्रह से संबंधित है। ये सैटेलाइट के सवाल हैं, अगर आपको मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो कटा दीजिए। आपके ऊपर है। देखिए साहब, हम सोलर मंडल से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने देंगे, इस पन्ने को पढ़ जाना, एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल धीरज, एक क्लास में डांस भी करवा देंगे, बताओ किसको नचवाना है। धीरज बहुत देर से कह रहे हैं कि सर एक क्लास में डांस भी करवा दीजिए, बिल्कुल करवा देंगे बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शुक्र के वातावरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब इस शुक्र की खासियत क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये कैसा होता है। और हमने रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था, यहां कुछ मिला था। अच्छा, एक तो बच्ची हैं वो कह रही हैं कि सर कंप्यूटर का डांस करवा दीजिए। ठीक है बेटा, कंप्यूटर का डांस करवा देंगे। हाँ जी, हॉट एंड पॉइजनस है मेरे प्यारे साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, फॉस्फाइन की प्रेजेंस के कारण हाल ही में चर्चा में है कि भैया यहाँ फॉस्फाइन मिल कैसे गई है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है। अब आप पूछेंगे कि सर आप तो मंगल के पीछे ही पड़ गए हैं, जरूरी है क्या हम बताएं। अरे भैया इसलिए बताना जरूरी है कि आए दिन कोई ना कोई लेके निकल पड़ रहा है मंगल ग्रह पर। हाल ही में आपको मालूम होगा यूएई वाले जो है वो अपना होप मिशन लेकर के उड़ गए हैं, याद है। सब निकल पड़ रहे हैं भाई साहब, है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे। यस, देखिए बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया है सर कि दो हैं, फोगोस और डीमोस। और मजेदार बात यह है कि 64% बच्चों को आता है, ये बहुत ही शाबाश वाली बात है। ये तो सौरमंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, मतलब यहां पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि आपसे किसका सैटेलाइट बहुत बड़ा है, सीधा ही पूछा जा रहा है। आप पूछेंगे सैटेलाइट का मतलब क्या होता है गुरुजी। अरे जो चक्कर लगाता है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है, ऐसे आपसे पूछा जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि भाई साहब 73% बच्चों को ये बात मालूम भी है। मजेदार बात यह है मेरे प्यारे साथियों, ये बृहस्पति की चक्कर लगाता है, ठीक है ना। बृहस्पति के पास में सबसे बड़ा सैटेलाइट स्थित है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बृहस्पति पर ग्रेट रेड स्पॉट है क्या। मतलब एक ग्रेट रेड स्पॉट नामक चीज है, वो है क्या असल में, यहां पर पूछा जा रहा है कि यहां पर एक दिखाई देता है रेड स्पॉट सा, ये काय का स्पॉट है, कोई मतलब यहाँ पे भी मार कुटाई टाइप से हुई है क्या, चंद्रमा की जैसे हो रखी है वैसी कुछ हुई है क्या। हाँ भाई, कल का हम एक चीज आपको इन्फॉर्म कर दें, कल एशिया और मतलब कल 3 कॉन्टिनेंट का आपका टेस्ट होगा, या फिर 3 कॉन्टिनेंट पढ़ाए जाएंगे, परसों 3 कॉन्टिनेंट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, 3 कॉन्टिनेंट चलते रहेंगे, इसको आप याद रखते चलिएगा। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, नथिंग दिस, ये केवल एक तूफान है, ये इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शनि ग्रह के ऊपरी वायुमंडल के पीला होने का कारण क्या है। भाई साहब कुछ सवाल ज्यादा डेप्थ में चले जा रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो ठीक है, अदरवाइज 40 मिनट इस क्लास को अटेंड कर लीजिए, बाकी प्रश्नों को हम पकड़ा देंगे। आपके मन करे तो पढ़ लीजिएगा। कहने का अर्थ यह है कि हम चाह रहे हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से सवाल पकड़ा दिए जाए, तो भी हमारा काम हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि हमने आपसे केवल 40 मिनट मांगे हैं। बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे साथियों, द राइट आंसर इज अमोनियम क्रिस्टल है जो शनि ग्रह के ऊपर दिखाई देते हैं। सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। अब कॉमन सेंस होगा तो सही आंसर दे देंगे। रीजन क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली सूरज से जो जितना दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा, ये चीज आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। बताइए। हाँ जी,
कल बता देते हैं कॉन्टिनेंट्स, अभी मैं कंफर्म करके बता देता हूं। नेपच्यून ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी? नेपच्यून ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये पूछा जा रहा है। आप करिए इस सवाल को, इतने हम पूछ के बता देते हैं कल किस चीज का टेस्ट रखा जाएगा। 1 मिनट होल्ड करिए, पता चल जाएगा 2 मिनट में। 1 मिनट होल्ड करेंगे, 2 मिनट में पता चल जाएगा। हाँ जी, कोई बात नहीं, अगर ये सवाल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कटा दीजिए। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा जा रहा है नेपच्यून दैट इज वरुण की खोज किसे। अरे सर, कल बच्चों का किस चीज का टेस्ट लेना है सोलर सिस्टम के बाद में? एशिया, अफ्रीका, यूरोप का। ठीक है भाई, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ठीक है, याद करके आइएगा। एशिया, अफ्रीका और यूरोप, 3 कॉन्टिनेंट पढ़ के आइएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किस अंतरिक्ष यान से इस मिशन को पूरा किया था? हाँ भाई बताइए, चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति थे, इन्होंने किस मिशन से यहां पर कदम रखा था? कौन सा मिशन था? अगर आपको याद हो तो रिसेंटली मैंने आपको ये मिशन और एक, अरे यार मैंने मार्क क्यों कर दिया। हाँ जी, मैंने हाल ही में एक मिशन पढ़ाया था जिसका नाम था चांग्स ई मिशन। और जब चांग्स ई मिशन में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये वाली बात बोली थी। क्यों बोली थी? मैंने आपसे कहा था चांग्स ई मिशन से पहले अपोलो 11 मिशन है जो लेटेस्ट गया था, यहाँ पर ये आदमी उतारे और उतार करके सामान ले आए। दूसरी बड़ी बात, चांग ई मिशन के बाद में जो दूसरा मिशन था वो लूना 16 था। लूना 16 मिशन जो कि रशिया वाला था, वो भी अपना सामान लेकर के आए थे यहां से, ठीक है ना। तो ये 12 बजे वाली क्लास होगी कल भी, और यहां पर आपसे एशिया और यूरोप और अफ्रीका पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, चंद्र ग्रहण क्यों होता है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, चंद्र ग्रहण क्यों होता है? क्योंकि सर पंडित जी के पंचांग में लिखा होता है कि नहीं? अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाए, समझे, पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाए तब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? फिर से वही। हाँ भाई मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी और सूर्य की, देखिए अप और उप, ये 2 सवाल होते हैं जो आपको याद करने होते हैं। पेरीहीलियन और एपीहीलियन शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो उप शब्द लगा होता है, इसका अर्थ इस यहां पर जो ट्रांसलेशन के अंदर आपको लग रहा है, ये असल में पेरीहीलियन, दोनों के अंदर ही शब्दों के अंदर भूचाल आया हुआ है, ठीक है ना। मेरे प्यारे साथियों, पेरीहीलियन और एपीहीलियन ये 2 शब्द हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है, एपीजी एंड पेरीजी, सूरज के लिए पेरीहीलियन एपीहीलियन, अपोजी एंड पेरीजी। शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शूटिंग स्टार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। हाँ जी, फॉलिंग स्टार किसे कहा जाता है? टूटता हुआ तारा मीटेरॉइड्स को कहा जाता है, ठीक है। मीटेरॉइड्स को कहा जाता है टूटता हुआ तारा। निम्नलिखित में से कौन सी झील उल्का पिंड के गिरने से बनी संरचना का उदाहरण है? हाल ही में इसे रामसर झील का उदाहरण भी माना गया है, रामसर लेक के अंदर कंसीडर किया गया है, बताइए। हाल ही में जो रामसर की साइट जुड़ी हैं उनमें रिसेंटली ये जुड़ा है, और एक महाराष्ट्र के क्या कहते हैं आपको, उत्तर प्रदेश की एक संरचना और जुड़ी है आगरा के नजदीक, बताइए कौन सी है वो? बिल्कुल लोनार झील, ये वाली आपकी बिल्कुल सही आंसर है। और एक हम आपको और पढ़ाए थे, अगर याद हो तो बताइएगा। बिल्कुल क्या नाम है उसका, जो आपके कीथम लेक जो है वो आगरा के अंदर स्थित है, डन है। हाँ जी, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व डेंसिटी अधिक है? निम्न में से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसकी डेंसिटी अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई डेंसिटी है तो ही तो सब काम हो रहा है। आशीष कौशल, भैया क्लास के बाद हम ब्रीफ कर देंगे, आप चिंता मत करिए, है ना, लास्ट में समझा देते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, ग्रह के सही क्रम का उसके आकार के अनुसार वो करें, ग्रहों को आकार के हिसाब से सेट करिए, ये आपसे पूछा गया है। आराम से सोच लीजिए, सोच के आंसर बता दीजिए।
एक विद्यार्थी बहुत देर से अटका हुआ है। अरुण प्लेनेट कौन सा है? अरुण प्लेनेट कौन सा है बेटा? अरुण होता है यूरेनस, वरुण होता है नेपच्यून। ये हिंदी वाले बेचारे परेशान इस बात से हो ही जाते हैं, और फिर हिंदी वाले परेशान होते तो कभी अंग्रेजी वाले परेशान हो जाते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे प्यारे साथियों। 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है ना? ये चीज आप याद रख सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, ये कुछ ज्यादा ही है, 14 करोड़ 96 लाख इतना किलोमीटर दूर है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है धरती से सूर्य, ठीक है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सोलर सिस्टम को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। जिसके कारण इन्हें देश निकाला तक हो गया था। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा जो हिस्सा है वो सौर मंडल का भाग नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इसमें क्या है कि असल में जो हिंदी का अर्थ है उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ बात ऑप्शन में एक मैं और डाल देता हूं, ये क्षुद्र ग्रह ड्वार्फ प्लेनेट है, ड्वार्फ प्लेनेट है। और सर क्लास के बाद कॉल करता हूं अभी। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, यहां पर बिल्कुल ये मैंने बोल ही दिया, उसके साथ आंसर हो गया। आखिरी 2 सवाल और हम डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई सोलर सिस्टम बहुत एक्सटेंसिवली हमने करा दिया है, तो अब चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर डेंसिटी कैसे निर्धारित करते हैं? तो द्रव्यमान अपॉन आयतन अगर आप रखते हैं तो डेंसिटी निकल आएगी। या तो आयतन कम हो या मास ज्यादा हो तो डेंसिटी अपने आप बाहर आ जाएगी भैया, है ना। चलिए आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? मुझे नहीं लगता कि यह बताने की आवश्यकता आपको होगी किसको कहा जाता है। चलिए, तो ये है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने आज का पोल। और यहां पर देखिए 42 सवाल हमने पूछे भी नहीं, लेकिन 42 सॉल्व कर दिए हैं दीपक यादव ने, आयुष कुमार, प्रीति खंडे, दौलत राम, तुषार, दिनेश, अमित, मधुमिता, रश्मि और वीरेंद्र, ये टॉप 10 में रहे। अब कुछ जरूरी छोटी बातें लेकिन जरूरी बातें। पहली जरूरी बात तो ये पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों की अभी क्लास दोपहर 2 बजे करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें हम आपको साल भर के डिफेंस और डीआरडीओ के द्वारा रिसेंटली जितने भी मिसाइल टेस्ट किए गए हैं उनसे जुड़ा हुआ करंट अफेयर कराएंगे। क्लास अधिकतम 40 मिनट की रखेंगे, इससे ज्यादा की क्लास नहीं होगी। और भी हम तो छोटा करना चाहेंगे, लेकिन हाँ 40 मिनट से ज्यादा ना तो अभी लेंगे ना बाद में लेंगे। दूसरी बड़ी बात बता दें कि आपके लिए ये वाली जो क्लास हमने बताई है 40 मिनट वाली, ये करंट अफेयर की होगी कहां पर? ये वाईफाई स्टडी पर होगी। नंबर 1 बात, ये चैनल है वाईफाई स्टडी, यहां पर होगी। इस क्लास का कंटेंट लेना हो या इस क्लास का कंटेंट लेना हो, दोनों का ही कंटेंट क्लास के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाता है ना। उसके अलावा भी हम इस कंटेंट को टेलीग्राम पर भी शेयर करते हैं। ये क्लासेस लगातार 15 दिन चलने वाली हैं। 15 दिन इसलिए क्योंकि 15 दिन लगा के हम इन्हें खत्म कर देंगे ताकि आप अपने आप से फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद है सभी विद्यार्थियों के लिए आज का जो सेशन था वो लाभप्रद रहा होगा। पीडीएफ आपको तुरंत जैसे ही आप फ्री होंगे आपको यहां से मिल जाएगी। कोई और आपकी तरफ से सलाह हो तो वो दे सकते हैं। और उम्मीद है कि आप सभी साथियों को प्रॉपर तरीके की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10। एक विद्यार्थी जो पूछ रहे हैं यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेने की, बेटा जैसे आप गोल सेलेक्ट करके एसएससी सेलेक्ट किए ना, ऐसे यूपीएससी सेलेक्ट कर लीजिएगा, वहां रेफरल कोड अंकित 10 लगाइएगा।
आपको सीधा वहीं से मेरे प्यारे साथियों फीस वाले सेक्शन पर ले जाएगा। फीस वाले में फीस पे करिए और सेक्शन में पहुंच जाइए। रही बात क्लासेस कौन सी मिलेंगी, मेरी ज्योग्राफी और पॉलिटी अभी शुरू हुई है, वो मिल जाएगी। और जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी सारी क्लासेस, जीएस पेपर 1, एथिक्स, ऐसे राइटिंग, टेस्ट सीरीज वगैरह, ये सब मिल जाएंगी। सेम ऐसे ही एसएससी के अंदर भी आप अंकित 10 रेफरल कोड लगा के मेरी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कल का क्या टाइटल होने वाला है मैं आपको अभी बता दूं। एशिया, अफ्रीका, है ना, और यूरोप, इन 3 के ऊपर कल टेस्ट होगा, कंटेंट के इसके ऊपर, है ना। तो याद रखिएगा, इन टेस्ट की तैयारी करके आइएगा। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।